Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 12 January of 2021 and it's a Tuesday today. चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स को और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है जो हर एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया या कोई भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आते हैं वो पेपर के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो जिन जिन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर आता है उस एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। लास्ट तक वीडियो देखने में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, एंड तक वीडियो चलिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन आर 247 इस क्या कहते हैं जी, ये क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है जिसकी ये लिंक दी है। क्वेश्चन आर 247 आप टाइप करेंगे तो आप इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी जो आपके लिए प्रिपरेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जिसकी इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जहाँ पे आप कई तरह की हिंदू एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो उसकी वीडियो मिल जाती है, कोई आंसर की, कोई क्वेश्चन पेपर चल रहा होता है, कोई भी एग्ज़ाम पेपर्स उसकी भी आंसर की आपको वहाँ पे सबसे पहले मिल जाती है वहाँ पे। और कई जो मैगज़ीन्स आती हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलती रहती है। कोई रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में भी आपको वहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का डिस्कस करते हैं हम लोग पहला करंट अफेयर टॉपिक। तो आज का पहला करंट अफेयर टॉपिक आता है 1000 आइलैंड्स। इसमें बात की 9 जनवरी 2021 को बोइंग 737-500 पीकेसीएलसी जो ऑपरेटिंग कर रहा था श्रीविजवा एयर फ्लाइट 182 वो वेंट मिसिंग। और ऐसा माना जाए कि वो अचानक जैसे ही टेक ऑफ किया उसने क्या कहते हैं जो एयरपोर्ट है सकाना हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे वहाँ से उसने टेक ऑफ किया कुछ मिनट के बाद वो अचानक डिसअपेयर कर गया। ये लोकेशन यहाँ पर मार्क दिखाई जा रही है यहीं पे ही वो अचानक डिसअपेयर कर गया जावा सी के पास। और ये जा रहा था पोटियानिक आइल जो एयरपोर्ट है, पोटियानिक सुपोडियो एयरपोर्ट, वहाँ के लिए जा रहा था, ये उसका पाथ था। तो ये अचानक यहाँ पर जाके वो डिसअपेयर कर गया और ऐसा माना जा रहा है कि ये 1000 आइलैंड्स यहीं पड़ते हैं जहाँ पे वो डिसअपियर हुआ है। तो ये 1000 आइलैंड्स क्या है? 1000 आइलैंड्स ऑफिशियली इन्हें कहा जाता है केपुलुआ सेरिबू, जो चेन ऑफ आइलैंड्स है जो नॉर्थ ऑफ जकार्ता कोस्ट में पड़ते हैं। एक तरह से ये रीजेंसी है ऑफ जकार्ता जो कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया है। जकार्ता ही कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, आप एक याद रखिएगा, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया क्या है? जकार्ता। इसमें जो 1000 आइलैंड्स ये कंसिस्ट ऑफ होते हैं 342 आइलैंड्स को, जो स्ट्रेच आउट करते हैं 45 किलोमीटर 28 माइल्स नॉर्थ इनटू जावा सी, जो जावा सी के नॉर्थ में पड़ते हैं। एट वेस्ट जगार्टा बे, जो वेस्ट जगार्टा बे जैसे आपने देखा इस फोटो में, ये जगार्टा बे है, इसके वेस्ट में इस एरिया को, यहीं पे ही जावा जो आइलैंड्स है 1000 आइलैंड्स वो वहाँ पे हैं। तो इसमें बात की गई इनफैक्ट इसमें बात की गई कि नॉर्थ ऑफ बेंटन प्रोविंस के पड़ते हैं वो सब। तो इस न्यूज़ का सोर्स था हमारा द हिंदू में काफ़ी हमने हिंदू एनालिसिस में भी बात की। जो फ्लाइट डिसअपियर की गई है वो उसका भी कोई क्या कहते हैं पुख्ता आया नहीं कि क्या हुआ, प्लेन क्रैश हुआ या क्या हुआ। उसमें लगभग काफ़ी पैसेंजर्स भी थे और क्रू मेंबर्स भी थे, बच्चे भी थे, छोटे बच्चे बिल्कुल इन्फेंट्स भी थे। तो काफ़ी जो फ्लाइट्स हैं और जितने भी उसमें थे लोग सब इंडोनेशियन ही थे, कोई बाहर का रहने वाला नहीं था। नहीं तो अभी तक जो बाहर की कंट्रीज़ है उन लोगों का भी एक्शन, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन आने लगता। चलिए अगला करंट अफेयर टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आता है वेंडेनियम। इसमें बात की गई है अरुणाचल प्रदेश इज लाइकली टू बिकम इंडियाज प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वेंडेनियम। क्या इसमें बात की गई कि अरुणाचल प्रदेश जल्दी इंडिया का प्राइम प्रोड्यूसर हो जाएगा वेनेडियम का। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे वेनेडियम, वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 23 होता है। उसका जो सिंबल है वी है, एटॉमिक वेट 50.942, एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ हायर वैलेंस ऑक्साइड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है फिजिकल स्टेट एट 20 डिग्री सेल्सियस पे मिलती है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी 3D34S2। कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट हो सकती है कुछ कई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका नाम क्या है, वेनेडियम कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, या उसका एटॉमिक नंबर क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो।
तो छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के भी कुछ पेपर्स में आते हैं, तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। तो इसमें बात की गई है कि वेनेडियम जो है एक केमिकल एलिमेंट है विद सिंबल भी, इसका एटॉमिक नंबर 23 है। ये हार्ड सिल्वर ग्रे मेलेबल ट्रांजिशनल मेटल है। ये रेयरली फाउंड इन नेचर फाउंड होता है। इसका एक हाई वैल्यू मेटल है जो स्ट्रेंथनिंग स्टील एंड टाइटेनियम के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ग्लोबल सिनेरियो क्या है कि लार्जर डिपॉजिट्स ऑफ वेनेडियम ऑफ द वर्ल्ड वो मिलते हैं चाइना, उसके बाद रशिया और साउथ अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में वेनेडियम फाउंड होता है वो चाइना में होता है। चाइना लगभग प्रोड्यूस करता है 57% ऑफ द वर्ल्ड वेनेडियम को, जो कंज्यूम करता है 44% ऑफ द मेटल इन 2017। जो 44% ऑफ द मेटल को कंज्यूम करता है 2017 तक, ऐसा माना गया है। इंडियन सिनेरियो में देखा गया है कि जो इंडिया भी काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट कंज्यूमर है वेनेडियम का, लेकिन एक नॉट अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द स्ट्रेटेजिक मेटल, ये इसका प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड बाय GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसा माना जाता है कि इंडिया कंज्यूम करता है 4% ऑफ अबाउट 84,000 टन्स ऑफ वेनेडियम प्रोड्यूस। जो इंडिया प्रोड्यूस करता है 2017 तक ऐसा माना गया है कि 84,000 टन्स ऑफ वेनेडियम प्रोड्यूस करता है इंडिया, जिसका सिर्फ वो 4% कंज्यूम करता है इंडिया। तो एक्सप्लोरेशन इन अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट इन्फो, इसको आप याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने माना कि जो कंसनट्रेशन है वेनेडियम के वो फाउंड हुए हैं पैलेयो प्रीटोजोरिक कार्बेनियस फाइलाइट रॉक्स में, जो एक डेपो और टेमेंग एरियाज है पेपम पेर डिस्ट्रिक्ट का अरुणाचल प्रदेश के। तो इसमें यही बात की गई है। चलिए, इसका सोर्स था हमारा द हिंदू। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आता है लिडार। इसमें बात की गई है कि विद द स्टार्ट ऑफ लिडार एरियल ग्राउंड सर्वे जो है उसके कारण हाई स्पीड रेल वर्क गैदर करेगा मोमेंटम। जो दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की जा रही है उसके कारण ये लिडार जो सर्वे है, इसके बाद एक तरह से जो रेल वर्क है हाई स्पीड रेल वर्क का, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच में बनना है, दिल्ली से बनारस के बीच में, तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम उस पर शुरू होगा। रेल कॉरिडोर जो बनना है जो हाई स्पीड ट्रेन के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए, तो इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें बात की गई है लिडार के बारे में। जो लिडार सर्वे है वो दिल्ली और वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उसके बीच में जो बनना है उसके लिए चेकआउट करेगा। जो हेलीकॉप्टर फिटेड विद स्टेट ऑफ आर्ट एरियल लिडार और इमेजरी सेंसर से जो फर्स्ट फ्लाइट लेंगे और कैप्चर करेंगे डाटा जो रिलेटेड टू ग्राउंड सर्वे होगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये अडॉप्ट किया है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे लिडार को। अभी याद रखिएगा लिडार का फुल फॉर्म क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे। तो ये प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजी ऑन द ग्राउंड डिटेल्स, जो डाटा इन 3-4 महीने में आ जाएगा। एक जो प्रोसेस है नॉर्मली टेक करता है 10 से 12 महीने, वो अब 3 से 4 महीने में डाटा दे देगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि लिडार होता क्या है। लिडार स्टैंड फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जो यूज़ करता है लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेज़र, कि वो मेज़र करे रेंजेस वेरिएबल डिस्टेंस जो अर्थ के बीच में होता है उसको नापने के लिए। जो ये लाइट पल्सेस होते हैं वो कंबाइन करते हैं अदर डाटा रिकॉर्ड बाय द एयरबोर्न सिस्टम के, और जनरेट करते हैं प्रिसाइज 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। इसके द्वारा ही हम जो जनरेट करते हैं कई 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन हमारे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में भी, और कुछ सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी के द्वारा देखी जाती है। जो लिडार इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ होता है लेज़र, स्कैनर और एक स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर के द्वारा। तो इसका सोर्स था इस न्यूज़ का तो PIB। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक होता है मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इशू किया नोटिफिकेशन की वो इशुएंस ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए कि इंडियन सिटीजन्स को जो जिनका IDP एक्सपायर कर गया वेल दे आर अब्रॉड, जो लोग भी अब्रॉड में और उनका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP एक्सपायर कर गया हो तो उनको रिन्यू किया जा सकता है। तो इसमें बात की गई है। इसमें कहा गया है देव कोई इससे पहले मैकेनिज्म नहीं था रिन्यूएबल वाइल सिटीजन वर अब्रॉड एंड दे IDP एक्सपायर, कि उनको आना ही पड़ता था, लेकिन अब ये क्या कहते हैं रिन्यूअल इसमें हो जाएगा। इस अमेंडमेंट के साथ इट इज़ प्रपोज दैट इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल थ्रू द इंडियन एम्बेसीज, कि वो लोग जो लोग अब्रॉड में हैं और नहीं आ सकते तुरंत इंडिया, तो लोग इंडियन एम्बेसीज या मिशन अब्रॉड में जाके अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि वो वहाँ पोर्टल के द्वारा इंडिया को कंसीडर करना चाहते हैं उनके यहाँ के RTO के साथ, और उनका जो IDP है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस उनको लोग रिन्यू करा सकते हैं।
इम्पॉर्टेंट इन्फो ये है कि मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हैवी ने इसे सेटअप किया एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कॉल वाहन टू स्टोर डाटा रिलेटिंग टू ऑल व्हीकल्स। ये जो वाहन है ये एक नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री है जो इंटेंड करती कोलेट करके जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के लिए अर्ली एक्सेस दिया जा सके सिटीजन्स और रेगुलेटर्स को। तो इसका सोर्स है डीडी न्यूज़। चलिए अगले टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आता है पीरियड रूम। इसमें बात की गई इन अ बिड टू हेल्प द वुमेन रिसाइडिंग इन कंजेस्टेड स्लम ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड। पीरियड रूम की बात की गई है कि पीरियड रूम सेटअप किया गया है पब्लिक टॉयलेट्स में महाराष्ट्र थाने सिटी में। ये काफ़ी अच्छा स्टेप भी है वुमेन्स के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें बात की गई है डिटेल्ड हम लोग देख लेते हैं कि इक्विप्ड किया गया है इसमें सेवरल बेसिक फैसिलिटीज़ है। जैसे एक फैसिलेट करने के लिए पीरियड रूम में एम करता है फैसिलेट करना मेंस्ट्रुअल हाइजीन वुमेन्स के लिए जो स्लम्स में रहती हैं। एक तरह से एक फैसिलिटी कीप इन माइंड रखी गई कि वुमेन्स जो छोटे छोटे घरों में रहती हैं उनको एक सेपरेट बाथिंग सेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। इसका क्लेम है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इसका जो थाने में बनाया गया थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा 45,000 रुपीज़ लो कॉस्ट की फैसिलिटी है जो रिप्लिकेट करती है 120 कम्युनिटी टॉयलेट्स इन द सिटी को। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जो थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ये स्टेप है काफ़ी अच्छा है और हर सिटी को इस तरह के स्टेप्स को लेना चाहिए। जो स्लम्स में वुमेन्स रहती हैं उन लोगों के लिए जो कई दिक्कतें होती है इन तरह के रूम बनाने से उनकी कुछ दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। तो इस न्यूज़ का सोर्स था ऑल इंडिया रेडियो। चलिए आज अब देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट आती है जो लार्ज गैलेक्सीज यूनिवर्स में है उनमें सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका मास इन मिलियंस है और बिलियंस है टाइम दैट ऑफ सन। जो हमारे सन का मास है उसका वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ टाइम उस ब्लैक होल का मास है। दूसरा आता है ब्लैक होल सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी में है मिल्की वेव के और जिससे सैगिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। तीसरी आती है जब दो ब्लैक होल्स मर्ज करते हैं तो वो रिलीज करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर्स मार्क कर दें। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट ये सही दी गई। जो ब्लैक होल है उस मिल्की वेव में उसका नाम सैगिटेरियस ए स्टार ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है OIE कि उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट आती है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल हेल्थ के लिए वो एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। इसका मेन सेकेंड आता है स्टेटमेंट की मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि कंट्रोल करना जो एपिजोटिक डिसीजेज हैं और उनके स्प्रेड को प्रिवेंट करना। तीसरा आता है ये रिकमेंड करता है किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर डिजीज कंट्रोल पर्पसेस के लिए। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी। आंसर इसका ऑप्शन सी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है वो फॉर्मली द ऑफिस इंटरनेशनल डेस्क एपिसोड है जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑर्डिनेट करता है सपोर्ट करता है प्रमोट करता है एनिमल डिसीज कंट्रोल को। ये जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो कंट्रोल करना एपिजूटिक डिसीजेस को। आप केमिक से बताएं कि एपिजूटिक डिसीजेस होती क्या है। तो क्या कहते हैं अदर्स ऑब्जेक्टिव ये हो रहता है कि ट्रांसपेरेंसी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फैलाना जो कहते हैं जिससे जो सैनिटरी सेफ्टी प्रोवाइड करना इस तरह की कई फंक्शनैलिटी इसकी होती है। ये हाउ आर द बर्ड्स किल्ड इन इंडिया बाय रेंजिंग देयर नेक्स की जो किस तरह से बर्ड्स मैक्सिमम इंडिया में मरती हैं उनके नेक्स मुड़ जाने के कारण। जो नए रिवीजन ऐसा माना गया है रिकमेंडेशन जो हुआ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा उसमें माना गया किलिंग ऑफ एनिमल फॉर डिजीज कंट्रोल पर्पसेस कि काफ़ी ज़्यादा जानवरों को इसलिए भी डिजीज़ जो स्प्रेड होती है उनको रोकने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जानवरों को मारा जाता है। इसमें ये बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि इंडियन टैक्स रेवेन्यूज रिमेन लार्जली डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट ये कि इंडियन टैक्स रेवेन्यू मेनली डिपेंड करता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे। दूसरी आती है अमंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स
जो सेंटर के द्वारा होता है, इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूट करती है लोएस्ट शेयर। तो इन दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसमें जो दोनों स्टेटमेंट देंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत, नाइदर 1 और 2 है। जो इसमें माना गया है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डू नॉट पे इनकम टैक्सेस की, मेजॉरिटी ऑफ लोग इनकम टैक्सेस नहीं भरते। जो इंडियन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो लार्जली डिपेंड होती है इनकम टैक्स कलेक्शन पे, जो इंक्लूड करता है जितने भी टैक्सेस जो स्पेंड किए जाते हैं, जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनके ऊपर। ओवर हाफ ऑफ द जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है इंडिया में, वो सब्सिडीज़ और अदर प्रोग्राम्स के द्वारा आता है। इंडिया सस्टेनेबल अमाउंट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट भी डालता है। 2017 तक देखा गया 6% ऑफ जीडीपी वेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि 6% जीडीपी जो होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। हायर प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऐसा बताता है कि वही डायरेक्ट आउटकम है डेट लेवल्स एक्यूमुलेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA फोकस करता है किन चीज़ों पे। तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन कौन चीज़ें हैं जिन पे ये IORA फोकस करता है। पहली है मैरीटाइम सिक्योरिटी, दूसरी है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तीसरी है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, चौथी है टूरिज्म प्रमोशन एंड कल्चर एक्सचेंजेस। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी। 1 2 3 4 तीनों स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट जो दी गई वो सही है। तो इसमें बात की गई है कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के लिए वर्क करता है, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एकेडमिक एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, टूरिज्म प्रमोशन एंड कल्चर एक्सचेंजेस के लिए वर्क करता है। ये 2 मेन जो फोकस एरियाज है वो आइडेंटिफाई किए गए IORA द्वारा, जो नेमली हैं ब्लू इकोनॉमी और वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें बात की गई है कि 3 स्टेटमेंट के बारे में, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली आती है, इसमें क्या कहते हैं, ये रिड्यूस किया टर्न्योर और चेयरपर्सन नेशनल या स्टेट ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ का, जो 3 ईयर्स था वो अर्लियर जो 5 साल था वो 3 ईयर्स हो चुका है। ये एक्ट अलाउ नहीं करता रीअपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, साथ ही साथ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तीसरी आती है कि जो वुमेन, जो कोई भी पर्सन है जो चीफ जस्टिस है या जज ऑफ हाई कोर्ट है, वो चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं हो सकता। तो इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं। तो इसमें मान बताया गया जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, उसके कारण रिडक्शन हुआ है जो टेन्योर था चेयरपर्सन का नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ का, उसको 3 साल हो गए जो पहले 5 साल था। इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, जो भी NHRC या SHRC के रहते हैं जिनका फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, कि 70 ईयर्स तक इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। ये जो 1993 एक्ट है वो स्टेट करता है चेयरपर्सन ऑफ SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, कि वो एक पर्सन है जो शुड हैव बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, की वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी रह सकते थे। चलिए ये थे आज के क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स करंट अफेयर के। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल की लिंक देख रहे होंगे, तो उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।